जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आपका मिड सेमेस्टर का। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये सैम्पल पेपर है जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने जारी किया है। तो मैं आप लोग को जो है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो है सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा मिड सेमेस्टर का, जो आप लोग के एग्जाम के अंदर आने वाला है दोस्तों। तो ये आप लोग का पेपर जो है 80 मार्क्स का होगा दोस्तों, 3 घंटे का पेपर होगा, जिसके अंदर आप लोगों का जो है मिड सेमेस्टर के जितने भी सिलेबस हैं सब इसके अंदर कवर होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग जो है शुरू करते हैं। और आप लोगों को जो है ये वीडियो किस तरह से फ़ायदा करेगी, इस तरह से फ़ायदा करेगी कि आप लोग को पूरा पेपर समझ में आ जाएगा, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से सवालों की प्रकृति रहने वाली है, और उसके बाद में कैसे पैसे जाते हैं, कैसे एमसीक्यूज आते हैं, 4 नंबर में कौन से सवाल बन सकते हैं, कौन से चैप्टर से बनेंगे। तो आप लोग को पूरा ओवरऑल जो है एक ओवरव्यू मिल जाएगा और लगे हाथों आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चे इस पूरे पेपर की वीडियो देख लेंगे तो जो है उनका एक कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि भाई उनको पेपर कैसे आने वाला है, क्या क्या रहने वाला, तो उनको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप लोग को जो है बेहतर तरीके से एक एक सवाल का हिंट दूंगा, आप लोग को बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस के अंदर जो है किस तरह से क्या क्या आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट लिख सकते हो, बाकी आप लोग अपने पॉइंट्स भी इसके अंदर जो है शामिल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ आप लोग इंश्योर कीजिए, आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए, तभी आप लोग को जो है इससे बेनिफिट होगा। आप लोग बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप लोगों के पास वीडियो आ रही तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th मिड सेमेस्टर का पेपर है आप लोगों का। ये टोटल आपके इसके अंदर जो है आपको 5 खंडों के अंदर आपका पूरा पेपर डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद में 1 से लेकर 12 तक आपका एमसीक्यूज वाले सवाल होते हैं, 13 से 18 तक आपके 2-2 नंबर वाले सवाल होते हैं, 19 से 23 तक आपके प्रश्न जो होते हैं वो 4-4 अंक वाले होते हैं। उसके बाद में 24 से लेकर के 26 आपके जो होते हैं वो प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं वो आपके कार्टून और मानचित्र पर आधारित होते हैं। 27 से 30 जो होता है वो आपके 6-6 नंबर के 4 सवाल आपके 6-6 नंबर के आएंगे, जिसके अंदर आपको 170 से 180 शब्दों में उत्तर देना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा पेपर है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप लोग का पहला जो खंड है, खंड का 1 से लेकर 12 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आप लोग को बहुत मदद करेंगे, क्योंकि आप लोग को जो है आउट ऑफ लाने में जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए फिर पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान के निम्नलिखित शासकों को उनके शासन काल के कालक्रम अनुसार हम लोग को क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो हम लोगों ने दक्षिण एशिया पढ़ रखा है, तो दक्षिण एशिया के अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा हुआ दोस्तों। किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो है जनरलों का शासन रहा है दोस्तों। तो उसी आधारित पे जो आप लोगों से सवाल पूछ रखा है, इसको अरेंज करना है उनके टाइम पीरियड के हिसाब से कि भाई कौन सा जो शासक था उसने कब सबसे पहले किसने शासन किया, किसने शासन किया। तो देखिए इसका जो आप लोग का राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग इसको अरेंज करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए किस तरह से, चौथे यानी सबसे पहले आपके आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आपके कौन आए थे दोस्तों? जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद आपके जनरल जियाउल हक साहब आए थे। उसके बाद में थर्ड आपके कौन थे दोस्तों? तो थर्ड आपके थे दोस्तों आपके बेंजुर भुट्टो। ठीक है, हाँ। उसके बाद में आपके सबसे आखिरी में परवेज मुशर्रफ। कौन दोस्तों? परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने जो है पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट किया था 1999 के दशक में। तो जनरल मुशर्रफ जो है, तो इस तरह से जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से जो है वहाँ के सेना नायकों ने शासन किया है उस पर आधारित ये सवाल था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद भी आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब आप लोग से देखिए दक्षिण एशिया के अंदर पाकिस्तान से पूछ लिया, अब आप लोगों से जो है श्रीलंका के बारे में कुछ पूछ देगा, नेपाल के बारे में पूछ सकता है, भूटान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एग्जामिनर जो होता है प्रश्न को इस तरह से फ्रेम करता है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 भी जो है एमसीक्यू पे आधारित है। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या बात करता है। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो सार्क के अंदर जो है शामिल नहीं किया जाता है। ठीक
ठीक है। तो हम लोग को पता है कि बांग्लादेश तो भाई दक्षिण एशिया की अंदर शामिल एक देश है, भूटान भी दक्षिण एशिया के अंदर आता है, मालदीव भी दक्षिण एशिया के अंदर आता है, लेकिन चीन नहीं आता दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन इज नॉट पार्ट ऑफ साउथ एशिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का एक संस्थापक सदस्य नहीं है? तो हम लोगों ने आसियान को भी पढ़ रखा है दोस्तों 1967 के अंदर, एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको आसियान बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या बोल रहा है, कौन सा इसका संस्थापक सदस्य नहीं है? तो आसियान जो है 5 देशों ने इसकी स्थापना करी थी मिलकर के 1967 के अंदर। तो कौन सा देश जो है उस समय इसका संस्थापक सदस्य नहीं है? सिंगापुर नहीं है, थाईलैंड नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, या फिर म्यांमार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका म्यांमार इसका जो है संस्थापक सदस्य नहीं है, ठीक है। म्यांमार जो है इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 से। देखिए प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 जो है एक ही चैप्टर से आप लोगों से एमसीक्यू पूछ लिया है। प्रश्न नंबर 4 को देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है कि भाई आसियान शैली मेल मिलाप का ऐसा तरीका है जो डैश है। कैसा है दोस्तों, कैसा तरीका है ये? औपचारिक है, टकरावपूर्ण है, भड़काऊ है, या फिर सहयोगात्मक है? तो हम लोग को पता है कि आसियान शैली के अंदर एक देश दूसरे देश की क्या करते हैं दोस्तों? सपोर्ट करते हैं। तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सहयोगात्मक। तो एक दूसरे को क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं दोस्तों, है ना। एक देश दूसरे देश को जो है कोऑपरेट करने की कोशिश करता है, इसी को बोलते हैं आसियान शैली, यानी कि सहयोगात्मक शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 5 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू जी की जो है विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो बताना है कि उनकी विदेश नीति जो थी, फॉरेन पॉलिसी, उनका जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कठिन संघर्ष से प्राप्त भारत की संप्रभुता को बचाए रखना। ये तो बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों। भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखना, ये भी हमारा जो पंडित जी की जो विदेश नीति थी उसका लक्ष्य था। भारत को एक परमाणु शक्ति बनाना और तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये है। लेकिन ये जो एक ऑप्शन आया ना इसके अंदर कि भारत को एक परमाणु शक्ति बनाना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो शासनकाल था उनके शासनकाल तक परमाणु का तो कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि भारत कैसा देश था दोस्तों? शांति प्रिय देश था। हम लोग महात्मा गांधी के विचारों को फॉलो करते हैं कि हम लोग जो है अहिंसा पर बात करेंगे। तो परमाणु जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि भारत को एक परमाणु शक्ति बनाना जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति का लक्ष्य नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो 5वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि भारत को एक परमाणु शक्ति बनाना उनका लक्ष्य नहीं था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है कि 1950 के दशक के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों में काफ़ी असहजता थी, यानी कि काफ़ी जो था टकराव था। उसके पीछे क्या कारण थे दोस्तों? क्यों हम लोग के बीच में जो असहजता आ चुकी थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत के सोवियत संघ के साथ संबंधों में स्वायत्तता बढ़ रही थी। क्या अमेरिका हमारे से इसलिए छिड़ रहा था क्योंकि हम जो है उस समय सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा जा रहे थे? या फिर ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया, सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया तो इससे भारत का कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन बी तो कट जाता है। ऑप्शन सी, भारत नाटो का एक सदस्य नहीं था, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य था। या फिर ये रीज़न है कि हम लोग जो थे ना तो नाटो के अंदर गए ना वार्सा के अंदर गए, हम लोग जो थे गुटनिरपेक्ष बनाए दोस्तों हम लोगों ने, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इस वजह से क्या हम लोग अमेरिका जो था हम लोगों से खफा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम लोगों ने जो है सोवियत संघ के साथ काफ़ी करीबी रिश्ते बनाए थे। सोवियत संघ हमारी हर प्रकार से मदद कर रहा था, हम सोवियत संघ के खेमे के नज़दीक थे, इसलिए जो है अमेरिका के जो हमारे साथ संबंध क्या दोस्तों काफ़ी असहज हो चुके थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 7 आपका अभिकथन और कारण वाला सवाल है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। ये सवाल वही बच्चा ठीक कर सकता है जिसने जो है किताब को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जिसको प्रत्येक कथन की जानकारी अच्छी तरह से होगी। तो चलिए हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है कि भाई गठबंधन में कोई देश शामिल होते हैं जो सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए संवेद कदम उठाते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है अभिकथन कि भाई कोई गठबंधन है, अगर उसके अंदर कोई देश शामिल हो रहा है, ठीक है, तो शामिल होने के बाद जो सैन्य हमले होंगे ना, तो उससे वो रक्षा भी करेगा, ठीक है, और सारे जो ग्रुप के लोग होंगे जिस तरह से वो लोग एक्ट करेंगे उस देश को भी जो उस तरह से एक्ट करना पड़ेगा, उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर
उदाहरण ले सकते हैं नाटो के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? नाटो के बारे में। नाटो की एक थीम थी कि अगर किसी एक नाटो सदस्य पर भी हमला होता है तो सारे सदस्य किस पे हमला मानेंगे? स्वयं पर हमला मानेंगे, स्वयं पर हमला मानेंगे, और सारे जो है क्या करेंगे दोस्तों? रिवर्ट करेंगे, सारे एक तरह से रिएक्ट करेंगे दोस्तों। इसी तरह से ये कथन भी बोल रहा है कि गठबंधन, यानी कि कोई देश अगर किसी गठबंधन में जाता है तो कई देश शामिल होते हैं जो सैन्य हमले को रोकने के लिए अथवा उससे रक्षा करने के लिए संवेद कदम उठाते हैं, यानी कि मिलजुल कर कदम उठाते हैं। तो कथन ये बोल रहा है। तो कारण देखिए क्या बोलता है, किसी अन्य देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी प्रभावी शक्ति को बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। तो वे गठबंधन हम क्यों बनाते हैं? कारण जो बोल रहा है, किसी अन्य देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी प्रभावी शक्ति बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं, यानी कि एक तो स्वयं को मजबूत करने के लिए हम गठबंधन बना रहे हैं, या और दूसरे किसी देश को जो है एक तरह से उनसे बेहतर तुलना करने के लिए जो है हम लोग प्रभावी शक्ति गठबंधन। तो भैया जो कथन है और कारण है दोनों ही सही है, और जो कारण है वो कथन की ठीक तरीके से क्या कर पा रहा है दोस्तों? अभिव्यक्ति कर पा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ, क्योंकि भैया कथन भी ठीक बात कर रहा है और कारण भी ठीक बात कर रहा है। गठबंधन हम इसीलिए तो बनाते हैं, एक तो हम अपने आप को मजबूत कर सकें, और एक तो जो है हमने कोई अपना दुश्मन पहचान रखा है जिससे हम लोग जो है मुकाबला करना चाहते हैं। तो अब इस तरह से प्रश्न नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 8 को एक बार देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है दोस्तों? कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा के लिए एक नया स्रोत नहीं है? तो ये आप लोगों के सुरक्षा वाले चैप्टर से पूछा गया है। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा। तो देखिए इसके अंदर क्या बोल रहा है कि नहीं पूछ रहा है कि कौन सा जो है सुरक्षा के लिए खतरा एक नया स्रोत नहीं है, यानी कि एक पुराना स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका युद्ध। ठीक है, ये कोई नया खतरा तो है नहीं, ये तो पुराना ही खतरा है दोस्तों, युद्ध जो है ना। युद्ध तो पहले से भी होते आ रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसमें से नया खतरा कौन है, खतरा जो है, खतरे का नया स्रोत कौन सा है, तो वायुयानों का अपहरण। आजकल आप लोग देख रहे हैं किस तरह से हवाई जहाज जो है आसमान के अंदर ही जो है एक तरह से अपहरित हो जा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में ड्रोन आज एक नई तकनीक बन चुका है। आतंकवाद भी एक नई अवधारणा है सुरक्षा की। लेकिन जो युद्ध है, युद्ध तो आप लोग सदियों पुराना चीज़ है, प्राग इतिहास है। ठीक है, तो ये आपका युद्ध हो जाएगा। ये जो है एक नया स्रोत नहीं, पुराना है सुरक्षा। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। तो यहाँ पर सूची दे रखी है, ये सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को मिलाना है बेहतर तरीके से। तो इसको आप लोग मिलाइए ध्यान से। तो प्रश्न नंबर 9, इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है मैंने निकाल रखा है, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं, 2 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। देखिए, यानी फर्स्ट के साथ फोर्थ आएगा। ये आपका फर्स्ट है। 17वीं लोकसभा में स्पष्ट बहुमत किसकी आई थी दोस्तों? तो फोर्थ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम लोग एनडीए बोलते हैं, जहाँ से बीजेपी को जो है पावर मिलती है। उसके बाद में सेकंड देखिए, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने को। तो 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों? चूंकि हमारा आंसर ये है ए, तो 2 देखिए इसके अंदर ये 2 है। इसका क्या बोल रहा है? ए, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने लागू करवाया था। उसके बाद में तीसरा, प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड, संयुक्त मोर्चा की सरकार। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, जिसको हम लोग यूएपीए बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसको बोला जाता है, यानी कांग्रेस की सरकार। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 9 भी कर लिया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 10, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के आधार पर क्या करना है? कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कालक्रमानुसार हम लोग को व्यवस्थित करना है। तो ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। जिस तरह से दक्षिण एशिया के अंदर पाकिस्तान वाला पूछा गया है, वहाँ के जितने भी सेना नायकों को किस तरह से आप लोगों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, इस तरह से भारत के भी पूछ सकता है, प्रधानमंत्री पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जो है सबसे पहले, इनमें से सबसे पहले कौन से प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। तो इनमें से सबसे पहले प्रधानमंत्री आपके बने थे वीपी सिंह जी। कौन बने थे दोस्तों? वीपी सिंह जी। वीपी सिंह जी की यानी फोर्थ पहला आ जाएगा आपका। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका? डी। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं, अगर हमारा आंसर जो है डी हो चुका है दोस्तों, अगर हमारा राइट आंसर डी है, तो सबसे पहले आपके वीपी सिंह जी आए थे। उसके बाद में आपके आए थे चंद्रशेखर जी आए थे। उसके बाद में आपके आए थे पीवी नरसिम्हा राव जी आए थे। याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे जो है एलपीजी सुधार हुए थे दोस्तों। उसके बाद में आपके कौन आए थे? एचडी देवेगौड़ा जी आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी।
तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 10 को भी डील कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। भारत में चौथे आम चुनाव से पहले निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं थी? तो भारत के अंदर जो चौथा आम चुनाव हुआ था उससे पहले भारत के अंदर कौन कौन सी समस्याएं थी दोस्तों? तो भारत के अंदर कई सारी समस्याएं थी दोस्तों। जैसे हमारे देश के अंदर मानसून खाद्यान्न की समस्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि भारत के अंदर मानसून जो था असफल हो चुका था, ठीक ठाक बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से देश के अंदर फसल खराब हो गई थी। उसके बाद में क्या हो गया था दोस्तों? उसके बाद में आपका जब मानसून ठीक नहीं होगा तो खाद्यान्न की संकट तो आना ही आना है। और क्या प्रॉब्लम हो जाती दोस्तों? और थी विदेशी मुद्रा भंडार में क्या थी? कमी आ चुकी थी, क्योंकि हम लोग जो है अनाज से संबंधित जो फूड्स वगैरह उसी को बेच करके जो हम लोग विदेशी मुद्रा एकत्रित करते थे। चूँकि उस साल बारिश ठीक नहीं हुई, अनाज ठीक नहीं हुआ, तो अनाज से बनने वाले प्रोडक्ट वगैरह भी हम लोग बेच नहीं पाए, जिससे कि विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हो गया दोस्तों? कमी हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड फोर्थ किधर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें फर्स्ट भी है, सेकेंड भी है, फोर्थ भी है। ठीक है, अधिक वर्षा हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 बोलता है कि लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो हम लोग को जो है हमारे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित हमको निम्नलिखित 4 कथनों में से एक गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए डी से शुरू करते हैं। डी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऑप्शन लग रहा है। जय जवान जय किसान उनका प्रसिद्ध नारा था, ये तो भाई बिल्कुल सही है। एक रेल दुर्घटना के दायित्व अपने पर लेते हुए उन्होंने संघीय मंत्रिमंडल से त्याग दे दिया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत के अंदर एक रेल दुर्घटना में कई सारे लोग मर गए थे, जिसके बाद से जो है ये उस समय तत्कालीन रेल मंत्री थे, तो इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ से इनकी ईमानदारी का पता चलता है। ये वाला स्टेटमेंट दोनों ठीक है, और चूंकि पूछा क्या हमसे गलत पूछा है, तो हम लोग दो तुम्हारे तो सही है। उसके बाद देखिए ये 3 वर्ष के अल्पकाल के लिए संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और वर्ष 1966 तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए दोस्तों कि इसका राइट आंसर, वैसे तो ये दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। देखिए ये वाला स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। तो आप लोग ए और बी में से अगर कोई सा भी आप लोग टिक कर दोगे तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ठीक है। ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा हम लोग को गलत ही ढूंढना था। तो अगर आप लोग ए भी लिख दोगे या फिर बी भी लिख दोगे तो आपको आंसर ठीक नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने एमसीक्यू वाला जो सेक्शन था उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो इसमें मैं आप लोग को पॉइंट्स बताऊंगा और बाकी आप इस सवाल के अंदर आपके भी अगर कोई पॉइंट्स है तो आप लोग इसके अंदर याद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को मैं बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 के बारे में देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 के बारे में देखते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 13 का, राजनीति में दल बदल सबसे आप क्या समझते हैं? राजनीति में दल बदल सब का मतलब होता है दोस्तों कि आए राम गया राम। ठीक है, कई सारे जो है विधायक या फिर सांसद जो होते हैं वो पार्टियां बदल लेते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? दल बदल बोलते हैं, यानी कि दल का अदला बदली करना। तो इस शब्द के बारे में आप लोग को बताना है। उसके बाद में आपका सेकंड सवाल है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कोई 2 लाभ बताइए। या फिर आप इस सवाल को इस तरह से समझ सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बनाने के पीछे क्या कारण है या फिर उससे क्या फ़ायदे हैं? तो इससे कई सारे फायदे हैं दोस्तों। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको गार्जियन मिल जाता है। क्या मिल जाता है दोस्तों? गार्जियन। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, हमारे गुरु हमारे गार्जियन होते हैं, हमको गाइड करते हैं, इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो कई सारे देशों को गाइड करते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों? वो युद्ध को रोकते हैं। जैसे वर्तमान में इजराइल पैलेस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, आए 2 देशों के बीच में युद्ध होते रहते हैं। तो युद्ध को रोकना, शांति बनाए रखना, कूटनीति बनाए रखना, 2 देशों के बीच में जो है दोस्तों स्थितियों को बिगड़ने से रोकना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रवासी होते हैं, रिफ्यूजीज होते हैं, उनके बारे में जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन ध्यान देता है। हेल्थ के बारे में बात होती है, पर्यावरण के बारे में जो है बात चलती है दोस्तों, आतंकवाद के बारे में बात चलती है। तो ये तमाम काम कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ करता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यहाँ पर। तो इसके कई सारे फायदे हैं बनाने के, तो आप इनमें से कोई से भी फायदे इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र की स्थापना में असफलता के लिए आपको कारण बताने हैं। तो भाई पाकिस्तान के अंदर क्या कारण है कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया जिस तरह से भारत के अंदर स्थापित हो पाया। क्योंकि भारत पाकिस्तान जो है साथ ही में आज़ाद हुए थे। एक दिन पहले पाकिस्तान हमसे आज़ाद हुआ था। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोग डेमोक्रेसी देखोगे, लोकतंत्र देखोगे तो स्थायी नहीं रह पाया दोस्तों।
कभी भी जो है वहाँ के सेना नायक ने जो है सरकार को गिरा करके स्वयं शासक बन गए। जैसे मैंने आप लोग को ऊपर बढ़ाया था, परवेज मुशर्रफ हो गए, जियाउल हक हो गए दोस्तों। तो ये तमाम वो सेना नायक थे जिन्होंने जो है लोकतांत्रिक सरकार को गिरा करके जो है स्वयं शासक बन गए थे। तो वही पूछ रहा है कि क्या कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई, जबकि पाकिस्तान भी एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर भी चुनाव होते हैं। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं दोस्तों। इसके पीछे सबसे पहला कारण तो ये दोस्तों कि वहाँ पर जो मिलिट्री है ना दोस्तों, मिलिट्री का वहाँ पर बहुत बड़ा प्रभुत्व रहता है सरकार के ऊपर। कहा जाता है कि जो मिलिट्री वही डिसाइड करती है कि यहाँ का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन वजीर आजम बनेगा। तो मिलिट्री का काफ़ी प्रभाव है। उसके बाद में सेकंड कारण क्या है, सेकंड कारण है कि उसके बाद में दोस्तों वहाँ पर कई सारे धनी वर्ग हैं, कई सारे धनी वर्ग हैं जो अपने हिसाब से सरकार को चलाते रहते हैं, अपने हिसाब से सरकार को चलाते हैं, सरकार को गिरा देते हैं। उसके बाद में वहाँ के उलेमा वगैरह हैं, धार्मिक धर्मगुरु जो है, वो लोग जो है धर्म के नाम पर लोकतंत्र को स्थापित होने नहीं देते हैं। उसके बाद में आप इसके अंदर बता सकते हो कि आतंकवादी संगठन है वहाँ पर जो लोकतंत्र को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र आएगा, सरकार चुनी जाएगी तो उनको पकड़ पकड़ के जेल के अंदर भरा जाएगा। वो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। तो ये कुछ कारण है जो आप लोग बता सकते हो। और आप लोग इसके अंदर और कारण क्या ऐड कर सकते हो कि भाई पाकिस्तान जो है हमेशा अमेरिका का और चाइना का पिछलग्गू बना रहता है, पैसे के लिए जो है उनके हिसाब से काम करता है, उनके इशारों पे नाचता है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग इस सवाल के अंदर डिस्कस कर सकते हो। बुक्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आप उनमें से कोई से भी पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं कि भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में और कैसे हुई थी। तो ये आप लोग का नियोजन वाले चैप्टर से सवाल पूछा गया है कि भारत के अंदर योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो हम लोग को पता है योजना आयोग जो था 1950 के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और कैसे हुई थी दोस्तों, तो आप लोग को बताना है कि तो एक साधारण रेजोल्यूशन लेके आया गया था दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आया गया था संसद के अंदर। अगर भारत सरकार के अंदर कोई चीज़ बनानी होती है देश के अंदर, तो संसद के अंदर जो एक बिल लेके आ जाता है, तो उस बिल को पास कराया गया और उसके बाद से क्या बनाया गया दोस्तों, योजना आयोग बनाया गया, प्लानिंग कमीशन। प्रश्न नंबर 17 क्या बोलता है कि बांग्लादेश के संविधान की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में बताना है। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, उसके बारे में जो है हम लोग को 2 विशेषताओं के बारे में बताना है। तो क्या विशेषता है दोस्तों, पहली बात तो बांग्लादेश कैसा देश है दोस्तों, लोकतांत्रिक देश है। जैसे हम लोग लोकतांत्रिक है ना, तो बांग्लादेश भी कैसा देश है दोस्तों, लोकतांत्रिक है। वहाँ पर भी जो है वोट होता है, वहाँ पर भी चुनाव होता है, वहाँ पर भी जो है लोग चुने जाते हैं, लोकतांत्रिक देश है। सेकेंड चीज़, वो भी कैसा देश है दोस्तों, सेकुलर है। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। जैसे पाकिस्तान का अपना एक धर्म है ना, पूरे राज्य का एक धर्म इस्लाम, उस तरह से बांग्लादेश के अंदर नहीं है। बांग्लादेश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सबको समान निगाह से देखा जाता है, किसी पे भी कोई जबरन धर्म थोपा नहीं जाता है। और क्या है दोस्तों, और वहाँ पर समाजवाद है। क्या दोस्तों, समाज के लिए बात की जाती है, जैसे भारत के अंदर है ना समाजवादी व्यवस्था, तो वहाँ पर भी। तो 3 विशेषताएं बांग्लादेश की। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 क्या बोलता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम लोग ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, कि राजनीतिक और सामाजिक दावों को मान लेने से भारत के राजनीतिक दलों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो आप लोग कई चीज़ें बता सकते हो कि वर्तमान में जो है कई सारे राजनीतिक दलों ने क्या किया दोस्तों कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन मिला है उसको पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद में जबकि कई सारी राजनीतिक दल हैं वो अन्य ओबीसी, जो आपका मंडल कमीशन ओबीसी लेके आया था, आरक्षण दिया गया था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है दोस्तों। और कई सारे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आए दिन जो है आंदोलन होते रहते हैं कि भाई जनरल कैटेगरी को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, इनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए। और क्या बता सकते हो दोस्तों कि कई सारी राजनीतिक दल भारत के अंदर ऐसे हैं जो ये मतलब चाहते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं वो राजनीति के अंदर आए, उनको भी जो है ठीक प्रॉपर शेयर मिले पॉलिटिक्स के अंदर। तो कुछ विशेषताएं आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो कि क्या राजनीतिक दलों पर प्रभाव पड़े, कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े, कुछ राजनीतिक दल इसको अच्छा मानते हैं और कुछ राजनीतिक दल इसको खराब मानते हैं जो आरक्षण भी दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2-2 नंबर वाले सवाल भी कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4-4 नंबर वाले सवाल की तरफ, सेक्शन ग की तरफ दोस्तों। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या बोलता है, ये आपका 4 नंबर का सवाल है। तो इसमें मैं आप लोग को हिंट दूंगा, बाकी आप लोग इसके अंदर खुद भी लिख सकते हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों के लिए 1997 में प्रस्तावित किए गए 4 मानदंड बताने आप लोगों को। तो हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने जो है मैंने आप लोगों को चैप्टर के अंदर पढ़ा रखा है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य एवं अस्थायी सदस्य बनने के लिए कई सारे क्राइटेरिया, कई सारे पैमाने बनाए गए हैं, जिस पैमाने पर कई सारे देश खरे उतरते हैं। वो कौन कौन से पैमाने आप लोग को बताने हैं। तो सबसे पहला पैमाना क्या था दोस्तों कि एक
लोकतांत्रिक देश होना चाहिए दोस्तों। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर आप लोग को सुरक्षा परिषद का स्थायी या अस्थायी सदस्य बनना है तो आप लोग को लोकतांत्रिक देश बनना पड़ेगा, ऐसा लिखा गया है। कहाँ पर दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो नियम है। उसके बाद में दूसरा, आप एक मजबूत अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था है दोस्तों। उसके बाद में क्या? उसके बाद में एक आप समाजवादी देश होने चाहिए। आपके देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता है। आपके देश की पॉपुलेशन ठीक ठाक होनी चाहिए। भारत के अंदर पॉपुलेशन अच्छी ठीक ठाक है। और क्या आप मानदंड बना रखे हैं अस्थायी सदस्य बनने के लिए कि आपका जो है ठीक ठाक डोनेशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो भी भारत के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। तो ये तमाम जो है मानदंड है जो आप लोग इसके अंदर बता सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का प्रश्न नंबर 20 है। ये क्या बोलता है? मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? और ये एक सवाल हो गया, मानवता की सुरक्षा के संकीर्ण तथा व्यापक दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो आप लोग को ये प्रश्न जो है सुरक्षा वाले चैप्टर से पूछा गया है। इसके अंदर बोल रहा है कि भाई मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है कि भाई सब सारे जो है सुरक्षित रहें, किसी पे कोई खतरा ना हो, किसी पे कोई हमला ना हो दोस्तों। और इसी में अगला सवाल क्या बोल रहा है कि मानवता की सुरक्षा के संकीर्ण तथा व्यापक दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो आप लोग को ये बताना है कि भाई संकीर्ण एवं व्यापक में क्या अंतर है दोस्तों। तो आप लोग इसके अंदर बता सकते हो कि भाई कई सारे हम लोग को क्या होते हैं, थ्रेट होते हैं दोस्तों। जैसे कि भूख हो गई दोस्तों, कई सारे खतरे हैं। जैसे कि आपका भूख हो गया दोस्तों, कई सारी बीमारियां हो गई दोस्तों। उसके बाद में प्राकृतिक आपदा हो गई। तो ये सब भी क्या है? खतरे ही है ना एक तरह से। ये भी एक तरह से क्या असुरक्षा ही है। तो आप लोग को इसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसी का विकल्प है कि एशिया तथा अफ्रीका के नए देशों के समक्ष यानी सामने आई कई सारी चुनौतियों के बारे में बताना है कि भाई एशिया वाले देश और अफ्रीका वाले देशों के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप लोग को जो ये डिस्कस करनी है। कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि आप लोग देखोगे आजकल आए दिन आप लोग न्यूज़ सुन रहे हो कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कई सारे देशों के अंदर जो है हूती कम्युनिटी हो गई या फिर सोमालिया हो गई दोस्तों, इथोपिया हो गई, वहाँ पर आए दिन क्या हो रहा है दोस्तों? तख्ता पलट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? तख्ता पलट हो रहा है। वहाँ पर कई सारे आतंकवादी संगठन हैं जो वहाँ की सरकार का तख्ता पलट कर रहे हैं दोस्तों, और जबरन जो है सरकार चला रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट इस तरह से परेशान है। एशियन कॉन्टिनेंट भी आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग एशिया के अंदर आप लोग बांग्लादेश देखोगे, बांग्लादेश के अंदर भी आप लोग देखिए वहाँ की जो शेख हसीना जी थी वो देश छोड़ करके जा चुकी हैं। वहाँ पर भी सेना का शासन हो चुका है। बांग्लादेश के अंदर भी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है। पाकिस्तान की हालत वैसी ख़राब रहती है। फिर बर्मा के अंदर भी आप लोग देख लीजिए, जो म्यांमार है वहाँ पर भी कौन शासन के अंदर है? तो वहाँ पर सेना शासन के अंदर है। तो ये सवाल वही पूछ रहा है कि क्या क्या समस्या है। पहली समस्या तो होगी कि भाई सेना ने जो सरकार को गिरा रखा है। और क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? और आप लोग बता सकते हैं कि आंतरिक गतिरोध है। क्या है दोस्तों? आंतरिक गतिरोध है। वहाँ पर जो है दो गुटों के बीच में जो है इन तमाम देशों में क्या है दोस्तों? आंतरिक गतिरोध है। जैसे आप लोग श्रीलंका देख लीजिए, लिट्टे और सिंगली वाला। और आप लोग क्या बता सकते हैं इसके अंदर? आप लोग बता सकते हैं कि बॉर्डर्स को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के जो है लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग इसके अंदर ये बता सकते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तमाम चीज़ आप इस सवाल के अंदर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 20 का ए भी डिस्कस कर लिया, बी भी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। प्रश्न नंबर 21 क्या बोलता है? यूरोपीय संघ के आर्थिक महत्व की बात करनी है आप लोग को। तो यूरोपीय संघ हम लोग को पता है 1992 के अंदर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यूरोपीय संघ 1992 के अंदर बनाया गया था। तो उसके क्या क्या आर्थिक महत्व हैं तो आप लोग को ये बताना है। क्या क्या आर्थिक महत्व दोस्तों? तो आप लोग इसको जो है बता सकते हैं कि एक टाइम था भैया कि यूरोपीय यूनियन जो था वो दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी क्या थी दोस्तों? इकोनॉमी थी, अमेरिका के बाद। ठीक है, तो अमेरिका को यहाँ पर जो है यूरोपीय यूनियन से डर लगने लग जाता है क्योंकि वहाँ पर इसको टक्कर देता है। सेकंड चीज़ क्या है आप इसके अंदर बता सकते हो कि भैया अमेरिका से ज़्यादा इसका व्यापार होता है दुनिया से। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है ये सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, अमेरिका से ज़्यादा ट्रेड ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है। और क्या बता सकते हो दोस्तों कि एक इकोनॉमिक पावर हो चुका है और इसका अफ्रीका वाले जो महाद्वीप है उसके अंदर बहुत इन्फ्लुएंस है इसका, यूरोपियन यूनियन का। उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसकी धाक रहती है, किसकी? यूरोपियन यूनियन की दोस्तों। और आप लोग बता सकते हो इसके अंदर कि फ्रांस जो है, फ्रांस एक इसका सदस्य है जो सुरक्षा परिषद का भी क्या है दोस्तों? सदस्य और परमाणु संपन्न देश है। तो आप लोग इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद में आप लोगों से इसी के विकल्प में एक सवाल पूछा है, प्रश्न नंबर 21। वो बोलता है कि अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ की भूमिका का उदाहरणों की सहायता से विश्लेषण कीजिए। कि भैया एक आधा राष्ट्र की तरह भी बात करता है और एक जो है संगठन के रूप में भी है। तो आप लोग इसके अंदर बता सकते हो कि इस वाले सवाल के अंदर आप कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि जैसे कि इनका अपना एक झंडा है दोस्तों, इनका अपना एक राष्ट्रीय गान है, इनकी अपनी एक मुद्रा यूरो है, इनका अपना एक वीज़ा पॉलिसी है। तो आप तमाम चीज़ इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 22 के बारे में। प्रश्न नंबर 22 क्या बोलता है आप लोगों से? प्रश्न नंबर 22 बात करता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार
20वीं सदी में विभिन्न वर्गों और जातियों के एक सामाजिक गठबंधन का रूप ले लिया था। तो आप लोगों को बताना कि भी कांग्रेस पार्टी ने जो है 20वीं सदी में विभिन्न वर्गों और जातियों के एक सामाजिक गठबंधन का रूप ले लिया था। तो इसके अंदर आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि भैया जब कांग्रेस पार्टी, जब देश आज़ाद हुआ था तो लोग केवल कांग्रेस पार्टी को ही देखते थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर वो तमाम नेता थे जिन्होंने जो है आज़ादी हम लोग को दिलाई थी। तो लोगों के लिए भारत के अंदर केवल एक ही पार्टी मानी जाती थी। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी। और उस पार्टी के अंदर जो नेता थे वो अलग अलग जातियों से आते थे, और वो तमाम जाति के लोग जो थे वो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी पार्टी मानते थे। आप लोग इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। सारे नेता जो केवल कांग्रेस पार्टी को, इसलिए जो है आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब चुनाव हुआ था इंडिया के अंदर, तो 3-4 टर्म यानी कि कम से कम 20-25 साल तक कांग्रेस पार्टी जो थी वो सत्ता के अंदर बनी रही थी। 20-25 साल से ज़्यादा साल तक जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर बनी रही थी। 84 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर बनी रही थी। बीच में जब इमरजेंसी लगी थी 75 से लेकर 77 तक, उसके बाद में 2-3 साल के लिए जो है दूसरी पार्टी आई थी, लेकिन इतने सालों तक केवल कांग्रेस पार्टी भारत के अंदर जो है आपकी प्रभावित रही। तो आप लोग इसके अंदर इस तमाम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो कि इसके पीछे तमाम कारण यही थे कि उसके अंदर जो नेता थे वो समाज के अलग अलग तबकों से आते थे, और तबके जो थे कांग्रेस पार्टी को पूजा करते थे। तो तमाम पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो। और प्रश्न नंबर 23 क्या बोल रहा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 23 आप लोगों से बोल रहा है कि 1999 के कारगिल संघर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों के बारे में बताइए। तो हम लोग को पता है कारगिल किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो इंडिया के बीच में हुआ था और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। हम लोगों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, पाकिस्तान को 1999 के कारगिल युद्ध के अंदर। किस तरह से उन्होंने जो है जबरन जो आप लोग का जो है वो कारगिल वाले एरिया के अंदर आ गए थे दोस्तों, जिसके बाद से जो है उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो हम लोगों ने भी जवाब दिया था, जिसके अंदर कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे कई सारे शहीद, कई सारे बहादुर जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। तो आप लोग को ये तमाम चीज़ इसके अंदर बतानी क्या क्या रीजंस थे कारगिल वाले के लिए। आप लोग इसके अंदर डिस्कस कर दीजिएगा इस वाले सवाल को। आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों से एक पैसेज पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 24 जो है आप लोगों का पैसेज है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग को पढ़ना और इसके उत्तर देने हैं। तो ये आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। आप लोग जो है इसका, चलिए मैं आप लोग को पढ़ के सुनाई देता हूँ कि वैश्वीकरण एक क्या है? बहुआयामी अवधारणा है। इसके अनेक आयाम हैं और उनके बीच ठीक ठीक भेद किया जाना चाहिए। यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण का केवल एक आयाम है। ठीक इसी तरह यह मान लेना भी भूल होगी कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। वैश्वीकरण का प्रभाव बहुआयामी रहा है। यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि विभिन्न विशिष्ट संदर्भों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने से परहेज करें। तो आप लोगों से ये पैसेज पूछा गया, आप लोग को प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप लोग जो है ध्यान से इस पैसेज को पढ़ लीजिए और इसका जो है आप लोग उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयाम वैश्वीकरण का आयाम नहीं है। तो भाई कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका नैतिक नहीं है। नैतिक कोई आयाम ही नहीं होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण से संबंधित एक गलत कथन बताना है इसके अंदर से। तो गलत कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत कथन हो जाएगा कि भैया संपूर्ण विश्व को एक समान रूप से प्रभावित करता है। नहीं भाई, किसी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, किसी के लिए कम फायदेमंद है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है इसी का कि यह एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसी एक के साथ संबंधित नहीं है। तो किसके साथ संबंधित नहीं है दोस्तों? तो भैया किसके साथ संबंधित नहीं है? नदियों के प्रवाह से संबंधित नहीं है। वैश्वीकरण का नदियों के प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण का प्रभाव प्राय कैसे होता है दोस्तों? कैसा होता है दोस्तों? तो ये आपका कैसा प्रभाव होता है? तो ये आपका होता है असमान होता है। कैसा होता है? असमान प्रभाव होता है। पैसेज के अंदर ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने पैसेज वाला सवाल भी कर लिया। अब आप लोगों से एक मैप वाला सवाल पूछा जाएगा। मैप वाले सवाल को आप लोग को जो है इसके अंदर फिल करना है। एक देखिए आप लोग को मैप दे रखा है, ये आप लोग को ABCD दे रखे हैं, ठीक है, ABCD दे रखे हैं, और यहाँ पर आप लोग को जो है मैप फिल करना है। यहाँ पर आपको मानचित्र में दिया गया कौन सा अक्षर है और वो कौन से राज्य को दिखाता है, यहाँ पर लिखना है आपको। कौन सा अक्षर है यहाँ पर राज्य लिखना है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्या जानकारी उसको पढ़ते हैं कि ये वह राज्य जिससे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहाँ संबंधित है। तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो दोस्तों कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। आपके कहाँ के थे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के, मेरठ से थे। उसके बाद में अगला क्या आपको हिंट दे रखा है? अगला हिंट दे रखा है कि वह राज्य जिससे पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी जो थे संबंधित थे। तो जगजीवन राम जी कहाँ के थे दोस्तों? तो जगजीवन राम जी थे आपके बिहार के। कहाँ के थे दोस्तों? जगजीवन राम जी थे आपके कहाँ के? बिहार के थे। कहाँ के थे दोस्तों? तो बिहार। तो जो आपका बी है ये आपका बिहार राज्य है, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला सवाल, वह राज्य जहाँ नक्सलवादी सबसे अधिक प्रभावी रहते हैं। जो नक्सली होते हैं दोस्तों
वो सबसे ज़्यादा प्रभावी कहाँ पर हैं, तो वो सबसे ज़्यादा आपके पश्चिम बंगाल के अंदर प्रभावी। किधर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। तो यार आपको पश्चिम बंगाल यहाँ पर प्रभावी सबसे ज़्यादा नक्सली। उसके बाद में अगला सवाल बोल रहा है कि एक राज्य जहाँ से कांग्रेस पार्टी 1977 लोकसभा चुनाव में भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो कहाँ से नहीं जीत पाई दोस्तों, तो आपका जो था हरियाणा से नहीं जीत पाई। कहाँ से नहीं जीत पाई, तो ये आपका जो है हरियाणा राज्य, हरियाणा से एक भी सीट नहीं मिली थी। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है मैप वाले सवाल को भी कर लिया। आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर के सवाल करेंगे। अब एक कार्टून भी आ गया, तो कार्टून आप लोग के लिए होमवर्क है। कार्टून आप लोग जो है घर पे कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को 6 नंबर वाले सवाल डिस्कस कर देता हूँ एक बार। कार्टून आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से। तो 6 नंबर वाले सवाल को जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल आप लोगों से प्रश्न नंबर 27 क्या बोलता है दोस्तों कि 1979 से लेकर 1985 तक असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध चले आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों की बात कीजिए। तो भाई ये असम के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, असम के बारे में। ये हमारा जो है प्यारा भारत है दोस्तों। तो आपका जो है असम यहाँ पर है, ये आपका असम वाला एरिया दोस्तों, यहाँ पर असम है। मैप में देख लीजिए ना, ये जो है आपका, ये जो है ना, ये आपका असम है दोस्तों। तो क्या कारण था कि असम के अंदर जो है 1979 से लेकर 1985 तक जो था बाहरी लोगों के लिए जो आंदोलन चलाया गया था। तो भाई क्या कारण था, पहली बात तो देखिए असम के अंदर कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं दोस्तों, कई सारी जनजातियाँ, अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं। गारो खासी जनजातियाँ, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं ना, इस तरह से कई सारी अनगिनत जनजातियाँ पाई जाती हैं। उन जनजातियों को लगता है कि जो बाहर के लोग हैं, जो दूसरे राज्य के लोग हैं, उनकी संस्कृति को क्या कर रहे हैं दोस्तों, पोल्यूट कर रहे हैं, उनकी संस्कृति को बदल रहे हैं, उनकी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसके बाद में उनको लगता है कि वो उनकी ज़मीन पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, उनकी ज़मीन पर जो है वो अपना दावा कर रहे हैं, ठीक है, उनकी नौकरियां खा रहे हैं। तो ये तमाम कारण है जो असम की जनता को फेस करने पड़े, और असम की जनता ने जो है वहाँ पर 1979 से लेकर 1985 तक क्या कर दिया दोस्तों, आंदोलन कर दिया। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये रीजंस थे। इसी का विकल्प में जो सवाल है उसको एक बार देख लेते हैं। विकल्प में क्या सवाल बोल रहा है कि भाई क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अविभाज्य अंग है, न्याय संगत बताइए। क्षेत्रीय आकांक्षा का मतलब होता है कि भाई देश के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से जो है उसके बारे में बात करें। इसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं बोला जाता है, कि हर क्षेत्र की जो एक आकांक्षाएं होती है, क्षेत्र की उम्मीदें होती हैं, ठीक है। तो लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतंत्र का मतलब क्या है, जहाँ पर जनता अपनी बात रख सके, जहाँ पर जनता जो है अपने शासक को चुन सके। तो लोकतंत्र के अंदर क्षेत्रीय आकांक्षा बहुत जरूरी होती है। अगर आपको पता करना हो कि भाई कौन सा देश बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक है, कौन सा देश अपने नागरिकों को बहुत ज़्यादा आज़ादी देता है, तो आप लोग इस बात से उसका उम्मीद लगाइए कि उस देश के लोग क्या अपनी सरकार के खिलाफ जो है आलोचना कर पाते कि नहीं कर पाते, आंदोलन कर पाते कि नहीं कर पाते। अगर वो लोग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आंदोलन कर पा रहे हैं, खुले तौर पर आलोचना कर पा रहे हैं, तो आप लोग समझिए कि उस देश के अंदर जो है लोकतंत्र बहुत अच्छा है। जैसे कि भारत के अंदर कोई भी जो है किसी की भी आलोचना कर सकता है, ठीक है। जंतर मंतर पे आप लोग आकर के जो है धरना प्रदर्शन दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, सबको क्षेत्रीय आकांक्षा बोला जाता है। तो क्या है, बहुत जरूरी, अविभाज्य, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या है, बहुत अविभाज्य अंग है। तो बिल्कुल है दोस्तों, आप लोग इसको इस तरह से और भी बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या बोल रहा है कि वैश्विक स्तर पर मूल निवासियों की किन्हीं 3 समस्याओं के बारे में बात कीजिए। वही वैश्विक स्तर पर जो मूल निवासी होते हैं, मूलवासी कौन है दोस्तों, जो उस क्षेत्र पर सबसे पहले आकर रहने लग गए थे, ठीक है। जैसे बोला जाता है कि भारत के मूल निवासी कौन है या मूलवासी कौन है, यहाँ की SC ST OBC जो है यहाँ के मूलवासी माने जाते हैं, जो जंगलों के अंदर रहा करते थे, आदिवासी जनजाति। तो उनकी कौन कौन सी समस्या है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 28 का आप लोग उत्तर जो है 6 नंबर से आप लोगों से पूछा गया, तो आप लोग कई सारी प्रॉब्लम्स वगैरह बता सकते हैं। जैसे कि आप लोग इसके अंदर बता सकते हैं कि इनको लगता है कि भैया इनको जो है बाहरी जो समाज उनके साथ बराबरी नहीं जाती है, इनके संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ठीक है, इनको पहचान, इनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो आप तमाम जो है इसके अंदर बता सकते हैं इसके बारे में कि भाई वैश्विक स्तर पर जो है मूलवासियों की किन्हीं और कौन कौन सी मांगे हैं, और आप लोग इसके अंदर जो है बात कर सकते हैं दोस्तों। इनको लगता है कि इनको जो है सरकार ठीक से सत्ता नहीं दे पा रही है, शासन में इनको भूमिका नहीं दे पा रही है, ये तमाम समस्याएं हैं। इसी के विकल्प में आपसे सवाल पूछा गया पर्यावरण की रक्षा के लिए, इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों के बारे में बताइए। भाई भारत सरकार ने किस प्रकार से पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। तो भारत सरकार ने कई सारे कानून बनाए दोस्तों, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया था, 2001 के अंदर पास किया गया था इसको। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लाया था 2003 के अंदर। उसके बाद में हम लोग क्या लेके आए थे दोस्तों, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2 अक्टूबर 2016 को लेके आए थे। तो ये तमाम, फिर वन नीति कानून बनाया गया दोस्तों, टाइगर कंजर्वेशन एक्ट लेके आया गया है। तो तमाम हैं पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। फिर जू बनाए गए दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई,
नेशनल पार्क्स बनाए गए, जिससे कि हम लोग अपने देश के पर्यावरण को और उसके जानवरों को क्या कर सकें दोस्तों, उसको हम लोग जो है संरक्षित कर सकें दोस्तों। तो ये आप लोग इसके अंदर बता सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। प्रश्न नंबर 29 क्या बोलता है कि 1948 में हैदराबाद, यानी जो हैदराबाद के भारत में विलय के उत्तरदायी परिस्थितियों के बारे में बताना और घटनाओं के बारे में बताना है। हम लोग को पता है भारत के अंदर आज़ादी के समय 565 रियासतें थी, जिसमें से हैदराबाद रियासत जो है उसको सैनिक शासन की सहायता से, सेना की सहायता से भारत के अंदर क्या किया है दोस्तों, मर्ज किया गया, क्योंकि वहाँ का जो निज़ाम था वो भारत के अंदर मिलना नहीं चाहता था। तो ये घटनाएं बतानी कि किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है वहाँ पर सैनिक हमले से जो है हैदराबाद को भारत के अंदर मिलाया था। किस प्रकार से जो हैदराबाद का निज़ाम था और उसकी जो फौज थी जिसको रजाकार बोला जाता था, वो हैदराबाद की जनता पर जो है कहर ढा रही थी, जबकि हैदराबाद की जनता भारत के अंदर मिलना चाहती थी, भारत देश का अंग बनना चाहती थी, लेकिन हैदराबाद का जो निज़ाम था वो भारत के अंदर नहीं मिलना चाहता था, वह एक जो है स्वतंत्र देश बनना चाहता था। ठीक है, तो ये आप लोग इसके अंदर बता सकते हैं। फिर इसी के विकल्प में दे रखा है कि ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के किन्हीं 4 परिणाम। तो हम लोग को पता है कि ब्रिटिश इंडिया का जो है 2 भागों के अंदर विभाजन किया गया था, एक पाकिस्तान और एक आपका इंडिया। तो विभाजन के क्या क्या परिणाम रहे देश, तो आप लोग को बताना है कि भाई विभाजन से जो है कई सारा मार काट मची दोस्तों, है ना। एक होलोकास्ट, खूब खून बहा दोस्तों, नरसंहार हो गया, महिलाओं लोग जो है रातों रात जो है अपना घर छोड़ करके भारत के लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आ गए। उसके बाद में कई सारे खूब सारी लूट खसोट हुई दोस्तों, सांप्रदायिक दंगे हो गए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया दोस्तों। तो आप लोग ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद में इस तरह से जो है हम लोगों ने 6 नंबर वाले सवाल भी कर लिए। तो प्रश्न नंबर 30 आखिरी है, इसको देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि भारत और रूस के संबंधों का इतिहास, आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास रहा है, किन्हीं 3 उपयुक्त तर्कों। तो इसके अंदर आपको बताना भारत और यूएसएसआर के संबंध के बारे में बताना है, किस प्रकार से भारत और यूएसएसआर के संबंध जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसके अंदर आप लोग कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि किस प्रकार से यूएसएसआर ने हमारी समय समय पर क्या किया दोस्तों, मदद की है ना। तो आप लोग बता सकते हैं किस प्रकार से यूएसएसआर जो है भारत का हमेशा जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर सपोर्ट करता है उसके परमानेंट मेंबरशिप के लिए। उसके बाद में यूएसएसआर ने भारत के अंदर कई सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह, कई सारे उद्योग वगैरह स्थापित किए हैं। हम लोगों ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कहाँ से ले रखी है दोस्तों, यूएसएसआर से ले रखी है। समाजवाद का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूएसएसआर से ले रखा है। पंचवर्षीय योजना का जो सिद्धांत है हम लोगों ने यूएसएसआर से ग्रहण कर रखा है। तो तमाम चीज़ें आप लोग बता सकते हैं इसके अंदर। फिर इसी के विकल्प में सवाल दे रखा है कि भाई सोवियत संघ के विघटन के बाद शॉक थेरेपी के किन्हीं 3 प्रभाव के बारे में बात कीजिए। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि भैया आघात पहुंचा करके उपचार करना क्या कहलाता है, शॉक थेरेपी कहलाता है। तो किस प्रकार से अमेरिका ने जो है यूएसएसआर को तोड़ने के लिए उसके जो जितने भी समर्थित देश थे उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट करना शुरू कर दिया, उनके उद्योगों को औने पौने दामों में खरीदना शुरू कर दिया। तो तमाम चीज़ आप लोग इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपका क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है मिड सेमेस्टर का पूरा पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एक वीडियो के अंदर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और आप लोग को वीडियो बहुत हेल्प करेगी। आप लोग इसको अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको घर पर बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं 3 घंटे का पेपर मान करके। तो प्लीज़ आप लोग काम कीजिए कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए और भी हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, हिंदी का सबकी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग